हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीडीसी लाइव। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक। हमने फार्माकोलॉजी के अंतर्गत दो डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात किया। पहली हमारी है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हमने बात किया व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी बॉडी का क्या क्या एक्शन हमारी ड्रग पे प्रोड्यूस होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। हमने इनके बारे में कंप्लीट स्टडी किया। इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक को हम कह सकते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, जो भी इफेक्ट ड्रग हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करेगी वो सारी स्टडी हम किसमें करेंगे, फार्माकोडायनेमिक में। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ड्रग कोई भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में इनिशिएट नहीं कर सकते। बहुत अच्छा समझिएगा, मतलब कोई भी नया फंक्शंस को डेवलप नहीं कर सकते। ड्रग केवल और केवल करती है हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कुछ अल्टरेशंस कर सकती है। मतलब अगर सपोज हमारा कोई भी ऑर्गन ऐसा है जिसकी फंक्शनिंग स्लो हो गई है, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ गई है तो रिड्यूस कर सकते हैं। या अगर हम बात करें कि हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। ज्यादा हो गई है तो रिड्यूस किया जा सकता है। अल्टीमेट हम कह सकते हैं केवल और केवल ड्रग प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट बाय द अल्टरिंग द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो भी हमारे हैं, चाहे अगर हम बात करेंगे अभी रिसेप्टर, एंजाइम, ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल, जितने भी सारे हैं इनकी हम बात करेंगे। इन सब में हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि ड्रग गई और उसने नया रिसेप्टर डेवलप कर दिया, उसने नया आयन चैनल डेवलप कर दिया। जी नहीं, वो केवल और केवल क्या करेगी, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हैं उनके फंक्शंस को अल्टर करेगी, कम या ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करें फार्माकोडायनेमिक। आप इसके नाम से ही बात करें, फार्माकोडायनेमिक इज मेड अप ऑफ बाय द टू वर्ड्स। पहला हमारा आता है फार्माकोन एंड दूसरा आता है डायनेमिक्स। आप समझिए, फर्स्ट वन इज द फार्माकोन। आप यहां पे ध्यान दीजिए, फार्माकोन हमने बात किया, जहां भी फार्माकोन आएगा फार्माकोन मींस ड्रग। एंड डायनेमिक, जहां भी हम बात करते हैं डायनेमिक मींस पावर, मींस द पावर ऑफ द ड्रग। ड्रग का वो पावर जिससे वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, फार्माकोडायनेमिक में करेंगे। सो इट इज द स्टडी डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मींस ड्रग जो भी इफेक्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर रही है उस चीजों की स्टडी हम किस में करेंगे, फार्माकोडायनेमिक में करेंगे। फार्माकोडायनेमिक, अब जैसे हमने बात किया कि फार्माकोकाइनेटिक में हमने 4 पैरामीटर्स देखे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो फार्माकोडायनेमिक में हमारे क्या क्या मेजर पैरामीटर्स आएंगे। सो फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। सपोज मुझे हेडेक हो रहा था या फीवर था, मैंने फीवर के लिए जो भी ड्रग लिया, अगर मेरा फीवर सही हो गया तो मतलब मुझे इफेक्ट मिल गया। सो फिजियोलॉजिकल सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, देखिए दो टाइप के एक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक हमारा आएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन और दूसरा आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन दोनों को पहले क्लियर कर लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा वो होता है जो इफेक्ट हमको दिखता है। सपोज मुझे फीवर था, मैंने एनाल्जेसिक लिया या एंटीपायरेटिक लिया फीवर के लिए और मेरा फीवर रिड्यूस हो गया, फीवर मेरा खत्म हो गया, मतलब मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। तो यहां पे जो मुझे ये टेम्परेचर रेगुलेट करके मैंने जो चेक किया, यहां पे मुझे क्या मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की ड्रग ने मेरे फीवर को रिड्यूस किया, तो ये मेरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का हुआ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, जिस पाथवे से, जिस मैकेनिज्म से उसने इस टेम्परेचर को रिड्यूस किया ड्रग ने, वो क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द पाथवे, समझिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द पाथवे एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज द इफेक्ट। जो इफेक्ट हमको फाइनली प्रोड्यूस होगा वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, और जिस पाथवे से वो एक्शन प्रोड्यूस होगा या वो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमें पहले अगर हम फार्माकोडायनेमिक स्टडी की बात करें तो हमें पहला क्या मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दूसरा हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में एडवर्स इफेक्ट हमारे इंक्लूडेड होते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द फार्माकोडायनेमिक, इन द फार्माकोडायनेमिक वी विल स्टडी मेनली 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट विल बी द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। इन चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। सो हियर दीस 3 पैरामीटर्स वी विल स्टडी इनटू द फार्माकोडायनेमिक।
सो सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक। अब आप इस थोड़ा सा डायग्राम, इस चार्ट को, फ्लो चार्ट को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, ड्रग एडमिनिस्टर्ड हुई, ड्रग एडमिनिस्टर्ड हुई, आपने सपोज एक टैबलेट लिया, मैं टैबलेट को लेके बात कर रहा हूं। आपने टैबलेट लिया तो टैबलेट का ये है कि पहले उसमें फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी आएगी। फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी मतलब पहले आपको डिसइंटीग्रेट कराना है, देन डिसोल्यूशंस कराना है। सो ये सारे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी आएंगी। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डोजेस फॉर्म ड्रग एंड द ड्रग डिसोल्यूशन, पहले डिसइंटीग्रेशन होगा देन डिसोल्यूशन होगा। अब इतना होने के बाद जब हमारा जीआईटी में ड्रग हमारी डिसॉल्व हो चुकी है, उसके बाद क्या होना है, एब्जॉर्प्शन। सो नेक्स्ट पैरामीटर हियर विल बी द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन किस चीज में आ गया, फार्माकोकाइनेटिक का आ गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोटीन, टिश्यू, ब्लड, सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर उसका क्या होगा, साइट ऑफ एक्शन पे हमारी ड्रग पहुंचेगी। डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारा था काइनेटिक में, अब साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गई, एक्टिव साइट पे पहुंच गई। अब एक्टिव साइट पे जो भी ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो हमारा किस में आएगा, डायनेमिक में। सो ये द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कम्स अंडर द फार्माकोडायनेमिक। और फार्माकोडायनेमिक हमारी दो चीजें आएंगी, थेरेपेटिक इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। अगर नॉर्मल इफेक्ट है, थेरेपेटिक मतलब जो हमारे जिस चीज के लिए लिया गया केवल वही इफेक्ट मिला तो थेरेपेटिक इफेक्ट है, लेकिन साथ में अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप हुए, दैट इज द टॉक्सिक इफेक्ट। सो फार्माकोडायनेमिक में हमारे ये पैरामीटर्स आए। अब अगर हम इसको सिंपली बात करें, ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूसेस ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम, जो भी ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक। और जो बॉडी यानी बायोलॉजिकल सिस्टम जो ड्रग पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो हमारी क्या होगी, काइनेटिक। सो हियर काइनेटिक, काइनेटिक में हमें पढ़ना है एडीएमई, और डायनेमिक में हमको पढ़ना है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ये चीजें पढ़ना है। तो आई होप सो फार्माकोडायनेमिक क्या है ये आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक के फर्दर, हम बात करते हैं हमारे ड्रग का एक्शन। अब ड्रग का एक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई ड्रग कैसे काम करती है। सो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी टू टाइप्स, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, रिसेप्टर मीडिएटेड। देखिए हमारी जितनी भी ड्रग है, मोर देन 90% ड्रग्स एक्ट थ्रू द रिसेप्टर्स, किसी न किसी रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग हैं जो विदाउट रिसेप्टर भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो हमने इसलिए दो कैटेगराइज किया, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड रिसेप्टर मीडिएटेड। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, रिसेप्टर मीडिएटेड वी विल डिस्कस द लेटर। सो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में सबसे पहला हमारा इफेक्ट आता है बाय द फिजिकल मेथड और फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ड्रग हमारे बॉडी में गई और वो अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोई भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करती है, तो हमारा क्या आएगा, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड फिजिकल मेथड। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, पॉइजनिंग होती है, किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग अगर होती है बॉडी में, तो हमारे लिए यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे सिस्टम में आता है, बॉडी में आता है, और क्या होता है, जो भी हमारा पॉइजन होता है वो एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है। तो यहां पे हमारा मेथड आता है एड्सॉर्प्शन। क्या आया, एड्सॉर्प्शन। एक्टिवेटेड चारकोल में हमारा पॉइजन एड्सॉर्ब हो गया, दैट इज द एड्सॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, हमने पढ़ा हुआ है मैनिटॉल। मैनिटॉल हमारी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होती है, डाययूरेटिक के अंतर्गत इसको हम डी पे पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होती है, और ये क्या करती है, हमारे जो सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, वहां पे क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा के हमारा डाययूरेटिक एक्शन प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द डिमिल्सेंट कफ सिरप, आपने ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई ना कोई कभी ना कभी खांसी हुई होगी या गले में इचिंग हुई होगी, तो आपने विक्स यूज किया होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, विक्स यूज किया होगा। विक्स ने क्या किया होगा, गले में सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया होगा। आपने इसके एड भी आते हैं, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। तो कहने का मोटिव वही है कि जब अगर गले में कभी खराश है और आपने विक्स लिया, तो विक्स क्या करती है, हमारे जो फेरिंजेस है, तो यहां पे वो क्या करती है, सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। सो कफ सिरप एज वेल एज कफ सिरप ऑल्सो क्या करते हैं, वो भी डिमिल्सेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारे हमारे ऐसे
एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो रेडियो एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, और उन रेडिएशन से बहुत सारे एक्शन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए आयोडीन 131, 127, ये हमारे डिफरेंट आयोडीन होते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें रेडिएशन ये डेवलप करते हैं। 121 हमारा नॉर्मल होता है, लेकिन 123, 127 एंड 131, दीज आर द 3 डिफरेंट आयोडीन विच आर रेडियो एक्टिव। तो ये क्या करते हैं, अगर कभी किसी पेशेंट को ये आयोडीन दे दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी थायराइड सेल्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड सेल्स होती हैं, ये रेडियो एक्टिव आयोडीन उन सेल्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है। अब कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने से क्या हो जाता है कि जब सेल से पूरी हमारी रप्चर हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, तो आयोडीन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, यानी हम बात कर से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस बात एक्शन नहीं होगा। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड बाय विच एनी ड्रग कैन एक्ट थ्रू द फिजिकल मेथड। यहां पे हमने केवल बात किया फिजिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लीजिए, हम एक ऑस्मोटिक डायरेटिक की बात कर रहे हैं, मैनिटॉल। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है और ये हमारा ब्लड है, और यहां पे हमारी सेल्स हैं बीच में, ठीक है। तो यहां से जब ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पे हमने मैनिटॉल दिया, मैनिटॉल यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वाटर का एक्सक्रीशन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ेगा थ्रू द यूरिन, डायरेटिक एक्शन प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मैनिटॉल। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात कर लें एक्टिवेटेड चारकोल की, हमने बात किया एक्टिवेटेड चारकोल हमारा जो होता है वो क्या करता है, सिंपली जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करता है, सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है उनको थ्रू द पोर्स। यहाँ पे मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स होते हैं, छोटे और बड़े कुछ कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स पे जाके हमारे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फिजिकल मेथड एक्टिवेटेड चारकोल। सो दीज आर द फिजिकल मेथड। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड नाम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी, और केमिकल रिएक्शंस का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास होता है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, ये हमारे बेस होते हैं या बफर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मेनली बेस होते हैं, जिसे हम बात करें एंटासिड्स, आप समझिएगा एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस गैस्ट्रिक एसिड्स। हमारे गैस्ट्रिक में, स्टमक में थ्रू द गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl का सिक्रेशन होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक एसिड जब ज्यादा होता जाता है तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए एंटासिड लिया जाता है। बहुत सारे आपने कभी यूज किए होंगे, किसी प्रकार के एंटासिड लाइक एनाल्जीन वगैरह आती हैं बहुत सारी। तो एंटासिड्स क्या करते हैं, सिंपली अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझिए, यहाँ पे एंटासिड्स हमारे दो टाइप्स होते हैं, सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब ये है जो एब्जॉर्ब होकर सिस्टम में आ सकते हैं, नॉन सिस्टमिक आर दोज एंटासिड्स व्हिच कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड सिस्टम। सो ये अगर आप बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे लिए क्या होता है, सिस्टमिक एंटासिड्स है। और ये सिस्टमिक एंटासिड्स हमारे जब जीआईटी में हमने इनटेक किया, टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, टैबलेट हमने इनटेक किया, हमारे बॉडी में आने के बाद, जीआईटी में आने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगी सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये जो हमारा सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट्स आयन बनेंगे, ये हमारे क्या करेंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे, और HCl से रिएक्ट करने के बाद सोडियम हमारा क्लोराइड आयन से जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना देगा, और हाइड्रोजन हमारा बाइकार्बोनेट आयन से मिलके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। सो यहाँ पे आप देखिए, ये बन गया हमारा H2CO3, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन से मिलकर H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन गया, और हमारा जो सोडियम है ये फर्दर हमारा सिस्टम में जाएगा, और सोडियम हमारा क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बन गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हुआ, रिएक्शंस, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे डिफरेंट नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। अब हम एग्जांपल ले लें अगर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा आएगा, और यहाँ पे भी वही चीज होगा, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में अलग अलग ब्रेकडाउन हो जाएगा। कार्बोनेट आयन हमारा हाइड्रोजन आयन से मिलकर क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा, जो कार्बोनिक एसिड फर्दर हमारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, HCl का लेवल क्या हो जाएगा हमारे सिस्टम में, डाउन हो जाएगा जीआईटी में। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द एंटासिड्स। एंटासिड्स का काम क्या है, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करना। ये डिफरेंट हमने बात किया, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। अब नेक्स्ट हमारा आता है चिलेटिंग एजेंट, ये भी हमारा केमिकल के अंतर्गत ही आता है, केमिकल एक्शन के अंदर। चिलेटिंग एजेंट आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, चिलेटिंग एजेंट कई जगह हमारे वर्क करते हैं, जैसे आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल नाम सुना होगा EDTA। EDTA इज अ चिलेटिंग एजेंट, जो हमारे डिफरेंट क्या करते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल में आप बात कर दूं कि आप पढ़ा होगा कि टेट्रासाइक्लिन और मिल्क टेट्रासाइक्लिन कभी भी मिल्क के साथ नहीं ली जानी चाहिए, बिकॉज मिल्क
फॉर्म द चिलेट विद द टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि जो मिल्क में कैल्शियम आयन है वो कैल्शियम आयन टेट्रासाइक्लिन के साथ चिलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चिलेट क्या होता है, सिंपली अगर बात करें कि यहाँ पे क्या होता है, वो आपस में यहाँ पे चिलेशन फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वो डिफरेंट हमारे चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे डाइमर कैप्रोल, ये भी जितने भी हमारे चिलेट्स हैं इनका यूज किस में हो जाता है, इनका यूज सबसे अच्छा होता है जितने भी हमारे हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग होती है। हैवी मेटल की पॉइजनिंग में डिफरेंट हमारे चिलेटिंग एजेंट हैं जिनको यूज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये हैवी मेटल्स हमारे जो हमारे चिलेटिंग एजेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन हैवी मेटल्स है उनकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। जैसे एग्जांपल देखिए, डाइमर कैप्रोल को ब्रिटिश एंटीलियोसाइड भी इसको बोलते हैं, बाल भी बोलते हैं। डाइमर कैप्रोल इज एन आर्सेनिक एंड मरकरी पॉइजनिंग। अगर सपोज किसी पेशेंट को आर्सेनिक या मरकरी की पॉइजनिंग हुई, किसी ने गलती से एक्सीडेंटली सुसाइडल किसी भी फॉर्म में अगर उसने इनटेक किया आर्सेनिक या मरकरी को, उस केस में डाइमर कैप्रोल को दिया जाता है और वो क्या करता है, इनसे चिलेट फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली इफ पेशेंट गॉट टू द आयरन पॉइजनिंग, अगर किसी पेशेंट को आयरन पॉइजनिंग हो जाती है, एट दैट केस डेस्फेरोक्सामिन, कई बार क्वेश्चन खुद ही पूछे जा चुके हैं, आयरन पॉइजनिंग व्हाट इज द चिलेटिंग एजेंट और एंटीडोट ऑफ द आयरन पॉइजनिंग, सिंपली आपका आंसर क्या होगा, डेस्फेरोक्सामिन इज द आयरन पॉइजनिंग एंटीडोट। इसी तरह अगर हम बात करें कॉपर पॉइजनिंग के लिए डिपेंसिलामाइन, कॉपर पॉइजनिंग में डिपेंसिलामाइन इज द चिलेटिंग एजेंट विच इज अप्लाइड। यहाँ पे आप चिलेटिंग में देख सकते हैं कि नॉर्मली आपका आयरन फ्री फॉर्म में होता है, लेकिन जब वहां पे चिलेट दे दिया जाता है, चिलेटिंग एजेंट दे दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं आयरन और चिलेटिंग एजेंट, और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्री फॉर्म में आयरन नहीं बचता है। जब फ्री फॉर्म में आयरन नहीं बचेगा तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी। सो सिंपली चिलेशन थेरेपी इज द प्रोसेस फॉर रिमूविंग हैवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। हमने बात किया हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी के लिए यूज किया जाता है। इट इंट्रोड्यूसेस आयरन केमिकल कंपाउंड्स into the body that can bind to the unwanted heavy metals iron. The compound renders the unwanted metal chemically inert by binding to it and thus allows the metal to safely pass through the body without causing the further harm. एक सिंपली अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट को अगर आयरन की पॉइजनिंग हुई, आपने क्या किया, एक आयरन कंपाउंड दे दिया लाइक डेस्फेरोक्सामिन, और वो क्या करेंगे, फ्री फॉर्म का जो भी आपका आयरन आपके बॉडी में प्रोड्यूस है, टॉक्सिक प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे, वो उससे बाइंड हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, फ्री फॉर्म में हमारा आयरन प्रेजेंट नहीं बच पाएगा। जब, और हमने एक चीज जानते हैं कि कोई भी एक्शन तभी प्रोड्यूस होगा जब वो फ्री फॉर्म में होगा। अगर वो फ्री फॉर्म में नहीं है तो हमारे लिए एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जिससे क्या होता है कि हमारे उस आयरन की पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ थर्ड हियर वी कम्स थ्रू द एंजाइम। हमने पहले बात किया फिजिकल मेथड, दूसरा हमने बात किया केमिकल मेथड, थर्ड हमारा आता है बाय द एंजाइम्स। अब एंजाइम्स का आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स का एक्शन दो टाइप से होता है, स्टिमुलेशन, इनहिबिशन। लेकिन बहुत कम ऐसी ड्रग हैं जो किसी एंजाइम को स्टिमुलेट करके एक्शन प्रोड्यूस करे। तो मेनली हमारे लिए आ जाता है इनहिबिशंस। मैक्सिमम एंजाइम एक्शंस रिड्यूस्ड बाय द ड्रग, मींस ड्रग क्या करती है, एंजाइम के हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिशन। एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अब ये इनहिबिशन हमारा मेनली दो टाइप से होता है। वैसे तो इसको हमने डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेता हूं। एंजाइम्स के थ्रू एक्शन हमारा मेनली दो टाइप से होता है। पहला हमारा होता है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जब एक ही एंजाइम पे हो रहा है, नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी भी एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दे रहा है। स्पेसिफिक फर्दर विल बी टू टाइप्स, जिसमें हमारा आता है पहला कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव, या थर्ड हमारा आता है अनकंपिटिटिव। तो हम मेनली बात कर सकते हैं स्पेसिफिक हमारा तीन टाइप से हुआ, कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव एंड अनकंपिटिटिव। अब कंपिटिटिव हमारा फर्दर दो टाइप से होता है, इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम। लेकिन इतना डीप में मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां सिंपली बात करूंगा। एंजाइम इनहिबिशन हमारा मेनली तीन टाइप से आ गया, कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव एंड अनकंपिटिटिव। इनका क्या मतलब है, इनका क्या क्या एग्जांपल है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। आप सबसे पहले एक चीज समझिए, कंपिटिटिव का मतलब क्या हुआ। कंपिटिटिव का मतलब ये हुआ कि जब सपोज होता क्या है, एंजाइम थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है। एंजाइम थ्योरी में क्या होता है, एक एंजाइम होता है और एक हमारी ड्रग होती है। जो हमारी सपोज जो हमारा एंजाइम है और सबस्ट्रेट हमारी बॉडी में है, एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होके एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप सिंपली पहले ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम की इस बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स। अब ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फर्दर हमारा प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम हमारा फ्री फिर से फॉर्म हो जाएगा और वो फिर से एक्शन प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मली ये फंक्शनिंग होती है। लेकिन अब सपोज
अगर किसी एंजाइम की एक्टिविटी हाइपर हो गई तो वहां पे इनहिबिटर देना पड़ेगा। अब यहां पे अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों एक ही साइट के लिए कंपीट कर रहे हैं, मतलब यहां पे क्या हो गया, कंपटीशन। जैसे अगर मैं बात करूं, आप दो फ्रेंड हो और दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कंपटीटर हो गए। जब एक ही एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सो यू आर द कंपटीटर। सो यहां पे हम बात करें सबस्ट्रेट और एंजाइम जब एक ही साइट के लिए कंपीट करते हैं, दैट इज द कंपिटिटिव इनहिबिशन। एंड अगर यहां पे हमारी सपोज इनहिबिटर जो हमारा सब्सटेंस इनहिबिटर जो हमारी ड्रग है, अगर ड्रग की एफिनिटी, अब आप में से समझिएगा, आप दो फ्रेंड है जिसकी एफिनिटी ज्यादा अच्छी होगी। एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज जिसकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होगी पढ़ने में, मतलब उसने एक बार पढ़ा और उसको याद हो गया, तो उसका इफ चांसेस है कि उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू जिसकी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी कम है। तो यहां पे वही हमारे लिए एफिनिटी आ जाता है। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं, जिसकी एफिनिटी एंजाइम से बाइंड होने की ज्यादा होगी, हायर होगी, वो बाइंड होगी और बाइंड होने के बाद अपना एक्शन वैसा प्रोड्यूस करेगी। सपोज यहां पे अगर मेरा इनहिबिटर की एफिनिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इनहिबिटर अगर कोई भी दिया जाता है तो उसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी, तभी एक्शन प्रोड्यूस कर पाएगी। सो इनहिबिटर अगर हमारी यहां पे जाके बाइंड हो जाती है एंजाइम से, तो सबस्ट्रेट नहीं बाइंड हो पाएगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पे एंजाइम इनहिबिटर ने कैसे इनहिबिट किया, कंपिटिटिवली, वो सबस्ट्रेट से कंपिटिटिवली इनहिबिट किया। तो अगर हम यहां पे कंपिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो एग्जांपल पे ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है फाइसोस्टिग्मिन, बहुत बेसिक एग्जांपल है। फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन, जितने भी हमारे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर हमारी ड्रग होती हैं, वो सब क्या करती हैं, वो सब एस्टाइल कोलिन से कंपीट करती हैं फॉर द एस्टाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। जो भी हमारा एस्टाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है या कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, एस्टाइल कोलिन को मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन जब साथ में फाइसोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्मिन दे दी जाती है, वो क्या करती है, खुद जाके उस एंजाइम से बाइंड हो जाते हैं और एस्टाइल कोलिन हमारा सेफ हो जाता है, जिससे एस्टाइल कोलिन का एक्शन प्रोड्यूस हो पाता है। सो दिस इज द कंपिटिटिव। नेक्स्ट हम अगर बात करें एलोप्यूरिनॉल एंड हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन हमारा जेंथिन, आपने पढ़ा हाइपोजेंथिन से जेंथिन एंड जेंथिन से यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली बात करूं, आपने अगर यूरिक एसिड के सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आता है हाइपोजेंथिन से जेंथिन और जेंथिन से यूरिक एसिड बनता है। तो ये हाइपोजेंथिन से जेंथिन और जेंथिन से यूरिक एसिड बनता है। यहां पे एंजाइम हमारा क्या लगता है, जेंथिन ऑक्सीडेज। क्या लगता है, जेंथिन ऑक्सीडेज। अब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो यूरिक एसिड हमारा डिपोजिशन होता है। एक एग्जांपल आप डिजीज दे सकते हैं, गाउट। जब यूरिक एसिड जितना ज्यादा बढ़ेगा वो हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होता है और जॉइंट्स में डिपॉजिट होने के बाद गाउट प्रोड्यूस करता है, ये नॉर्मली है। लेकिन अब अगर सपोज मैंने क्या दे दिया, एलोप्यूरिनॉल, क्या दे दिया पेशेंट को, एलोप्यूरिनॉल दे दिया गया, तो एलोप्यूरिनॉल की एफिनिटी जेंथिन ऑक्सीडेज के लिए ज्यादा है। तो ये एलोप्यूरिनॉल किससे बाइंड हो जाएगा, इस जेंथिन ऑक्सीडेज से बाइंड हो जाएगा। अब ये जेंथिन ऑक्सीडेज से बाइंड हो जाएगा तो हाइपोजेंथिन का कन्वर्जन जेंथिन में नहीं हो पाएगा और जेंथिन से फिर यूरिक एसिड में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम तो यही है जो कन्वर्जन करा रहा था। तो इसकी वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंपिटिटिव इनहिबिशन। दैट्स व्हाई एलोप्यूरिनॉल इज गिवन इनटू द यूरिक गाउट पेशेंट। नेक्स्ट हमारा, अगर मैं एग्जांपल यहां पे एक और आपको ले लूं, कार्बिडोपा मिथाइल डोपा। कार्बिडोपा मिथाइल डोपा, ये दोनों एंजाइम दो ड्रग हमारी होती हैं। मिथाइल डोपा को जो हमारा एंजाइम होता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज मिथाइल डोपा को कन्वर्ट करके बना देता है डोपामिन। जब केवल और केवल मिथाइल डोपा दी जाती है तो उससे क्या होता है कि जब मिथाइल डोपा पेरिफेरली ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है तो डोपामिन हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई उसका इफेक्ट हमें ब्रेन में नहीं मिल पाता है इन केस ऑफ द पार्किंसन। लेकिन अगर सपोज हमने कार्बिडोपा और मिथाइल डोपा को साथ में दिया तो कार्बिडोपा की एफिनिटी डोपा डिकार्बोक्सिलेज से ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिथाइल डोपा हमारी बच जाती है और मिथाइल डोपा हमारी ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाती है। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द कंपिटिटिव इनहिबिशन। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे, मैं अभी बेसिक में लेके चल रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव। अब समझिएगा नॉन कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब हुआ। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब आप ऐसा समझिए कि सपोज आप एक घर में दो भाई हैं, दो बहन है, कुछ भी हो सकती हैं, और आप दोनों लोग अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। सपोज एक साइंस फील्ड से है, एक आर्ट्स फील्ड से है, और दोनों का टारगेट है, आप सपोज कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो सेम एग्जाम आप क्वालिफाई करना है, तो आपका पढ़ना अलग है और आपके फ्रेंड भाई बहन जो भी हैं उनका पढ़ाई अलग होगी, दोनों की पढ़ाई अलग है, लेकिन
टारगेट एक है, और टारगेट एक क्या होगा, अल्टीमेटली उस रिजल्ट को ऑब्टेन करना। ये ऐसा ही कुछ हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव में देखिए ये सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट हमारा जाके इस एक्टिव साइट पे बाइंड करना है, लेकिन जो हमारा इनहिबिटर है, इनहिबिटर हमारा यहां पे नहीं बाइंड होगा, वो क्या होगा, दूसरी साइट पे बाइंड होना है। उसके लिए दूसरी साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अब सबस्ट्रेट तो बाइंड हुआ, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बना, लेकिन ये साइड से जो इनहिबिटर लगा उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इनहिबिटर ने इनहिबिट कर दिया। सो इनहिबिटर इनहिबिट दिस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट थ्रू द एंजाइम। तो ये दोनों चीजें होती हैं। यहां पे अगर आप बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैज इक्वल एफिनिटी फॉर फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, जब हमने पहले में बात किया कंपेटिटिव में, तो वहां पे दोनों एक ही साइड के लिए बाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं नॉन कंपेटिटिव में, तो यहां एंजाइम से तो बाइंड करता ही है, लेकिन साथ में जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको भी इनहिबिट कर सकता है नॉन कंपेटिटिव। और नॉन कंपेटिटिव की एग्जांपल हम बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, जो भी हमारी ड्रग है, ये कॉक्स को इनहिबिट करती हैं। एस्ट्राजोलामाइड का एग्जांपल हम ले लेते हैं। एस्ट्राजोलामाइड हमारी ड्रग है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करती है, दैट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव। डाइसल्फिराम, डाइसल्फिराम इज द ड्रग दैट इनहिबिट द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये भी हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जांपल है। डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करती है, थियोफाइलिन फॉर द फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव। नाउ द थर्ड वन हियर कम द अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ, अनकॉम्पिटिटिव में हमारा जो इनहिबिटर है वो फ्री फॉर्म एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा, केवल कब बाइंड करेगा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कब बाइंड करेगा, जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो दिस इज द वेरी यूनिक अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा इनको समराइज फॉर्म में बात करें, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव के बारे में, तो कॉम्पिटिटिव के केस में हमारा जो इनहिबिटर है वो किससे बाइंड कर रहा था, एंजाइम से। किससे बाइंड कर रहा था, एंजाइम से बाइंड कर रहा था, और यहां पे Km वैल्यू इंक्रीज होगी। Km मींस माइकलिस मेंटन कांस्टेंट हमारा जो होता है, Km वैल्यू इंक्रीज होगी एंड Vmax में नो चेंज। इन चीजों को बहुत अच्छे से मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में समझाया, एक बार अगर डाउट है एक बार फिर से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इसका एग्जांपल हमारे बात किया फाइस्टोस्टेग में। नॉन कॉम्पिटिटिव की अगर बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव हमारा एंजाइम से भी बाइंड करता है एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड करता है। यहां पे दोनों चीजें आ जाएंगी, और यहां पे Km नो चेंज एंड Vmax डिक्रीजेस। एग्जांपल में हमारा क्या आएगा, साइनाइड। अनकॉम्पिटिटिव, इसमें हमारा कहां बाइंड करेगा इनहिबिटर, ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड हियर Km डिक्रीजेस एज वेल एज Vmax डिक्रीजेस। एग्जांपल पे हम ले सकते हैं यहां पे लिथियम। सो दीज आर द पाथवे थ्रू द एंजाइम। नाउ द नेक्स्ट नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे मींस फोर्थ नंबर, दैट इज द थ्रू आयन चैनल। अगर हम आयन चैनल की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारे लिए सिंपल क्या है कि हमारी जो ड्रग है वो किसी आयन चैनल को इनहिबिट करके या इंड्यूस करके, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, इनहिबिशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा होता है लोकल एनास्थेटिक एजेंट। लोकल एनास्थेटिक एजेंट ब्लॉक सोडियम चैनल इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस लोकल एनास्थेटिक्स। मींस हमारी जो भी लोकल एनास्थेटिक ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारे मेम्ब्रेनस सोडियम मेम्ब्रेन होती है, सोडियम चैनल होता है, उस सोडियम चैनल को हमारी ये लोकल एनास्थेटिक ब्लॉक कर देती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम आयन की एंट्री नहीं हो पाएगी। जब सोडियम आयन की एंट्री नहीं हो पाएगी तो डिपोलराइजेशन नहीं होगा, फर्दर हमारा कोई भी सेंसेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दिस इज द लोकल एनास्थेटिक एक्शन। फिफ्थ, बहुत बेसिक और बहुत रेयर है, थ्रू एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोटेक्शन में कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके हमारे बॉडी में काम कर। एग्जांपल पे आप ले लीजिए वैक्सीन। जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती हैं वो क्यों लगाई जाती हैं, ताकि एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस की जा सके। और एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए वैक्सीन देते हैं, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फर्दर हमारी इम्यूनिटी मेंटेन होती है। हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ द आयन चैनल सोडियम मेम्ब्रेन। यहाँ पे आयंस है, नॉर्मली क्या होता है, चैनल ओपन होता है, चैनल ओपन होने के बाद हमारा सोडियम आयन की एंट्री होती है, और ये सोडियम आयन जब फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट होता है। लेकिन जब ये कब केस है, जब चैनल हमारा ओपन होता है, और
फर्दर क्या करते हैं, हमारे जो भी सोडियम लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो इस चैनल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और जब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी और फर्दर एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टर। काफी अच्छा एग्जांपल इसके भी हमारे पास पढ़े हमने। ट्रांसपोर्टर यहाँ पे क्या होता है, एक चीज पढ़ लीजिए। ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, जो हमारे हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। हमने एब्जॉर्प्शन जब पढ़ा है वहां पे हमने ट्रांसपोर्टर की बात किया है। ट्रांसपोर्टर का काम होता है कि वो सब्सटेंस को, जो भी अगर सपोज कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है और उसका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन नहीं हो सकता है, तो वहां पे ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, उन सब्सटेंस से जुड़ के और उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, मतलब एक व्हीकल का काम कर देते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टर। जैसे एग्जांपल पे आप ले लीजिए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। आप एग्जांपल ले सकते हो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एसएसआरआई का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, एसएसआरआई जितने भी हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक होता है तो वहां पे उसका एक पाथवे होता है। जब हम एसएसआरआई दे देते हैं, इनहिबिटर दे देते हैं, तो वो क्या होते हैं, 5-HT का रीअपटेक नहीं हो पाएगा। जब 5-HT का रीअपटेक नहीं हो पाएगा तो जहां पे हमारा साइट ऑफ एक्शन है वहां पे 5-HT का एक्शन, मतलब अमाउंट बढ़ेगा तो एक्शन बढ़ेगा, और एक्शन बढ़ेगा तो हमारा यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज मतलब 5-HT। क्योंकि नॉर्मली अगर डिप्रेशन की बात करें तो देखिए डिप्रेशन में क्या होता है, हमारा 5-HT का लेवल और नॉर एड्रेनालिन का लेवल, दोनों का लेवल क्या होता है, रिड्यूस होता है। लेकिन जब हम एसएसआरआई दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, साइट ऑफ एक्शन पे 5-HT का लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं। जब रीअपटेक इनहिबिट हो गया तो साइट ऑफ एक्शन पे लेवल बढ़ जाएगा, और साइट ऑफ एक्शन पे जब अमाउंट बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, एंटी डिप्रेसेंट एक्शन प्रोड्यूस होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द वैक्सीन्स थ्रू द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टर एग्जांपल, antibody production example. So these are the important non-receptor mediated mechanism of action process of the drug. Non-receptor mediated.